गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 669 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 6 अगस्त 2021। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एम सी सीतलवाड़, वी एन राव और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। बताइए किसके? स्वराज पार्टी के, ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के, मद्रास लेबर यूनियन या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारत सेवक मंडल। देखिए उसी के सदस्य थे, ठीक है, जिस सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब की थी? 1905 में। कहाँ की थी? पुणे में। तो 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल अर्थात सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक ढंग से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन करना। ठीक है। देखिए 6 तरह से प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कहाँ की थी? पुणे में। कब की थी? 1905 में। ठीक है। अब 3 प्रश्न हो गए। अब यही 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत सेवक मंडल की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कहाँ की थी? पुणे में। कब की थी? 1905 में। ठीक है, यूपीएससी उद्देश्य पूछ लेगी। अब देखिए इस मंडल ने वी श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एन एम जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए और एम सी सीतलवाड़, बी एन राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है तीनों, एम सी सीतलवाड़, बी एन राव और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की सदस्यता। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। यूपीएससी प्रश्न कर चुकी है बिल्कुल ऐसा ही। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो देखिए बटलर कमेटी है 1927 की। इसे जो है भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक और वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिशें करना था। बटलर कमेटी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। राधाकांत देव, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, उपरोक्त में से कौन से सही सुमेलित? बताइए क्या क्या किया इन्होंने। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक और गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक। देखिए मद्रास महाजन सभा से कई प्रश्न बनाए हमने पिछले टेस्ट में, आपको याद हो तो। ठीक है, तो गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी नहीं, आपको याद अगर आ रहा हो, ठीक है, एम भी राघवाचार्य का नाम याद आया, तो वही थे मद्रास महाजन संस्थापक के सदस्य। ठीक है, दूसरे को एलिमिनेट कर दीजिए, दूसरे से पूरा आंसर तो नहीं मिलेगा लेकिन 50% कट जाएगा। और इंडियन एसोसिएशन कई बार सामने आया होगा, तो तीसरा तो करेक्ट होगा ही होगा, तो ये नहीं होगा, इसलिए इसका उत्तर 1 और 3 हो जाएगा। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, 3 लोग इसके संस्थापक थे मद्रास महाजन सभा के। तो देखिए मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू और एम बी राघवाचार्य। ठीक है, इन तीनों का नाम याद रखिएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की और राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर एक अभियान संगठित किया था? ये प्रश्न भी यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा जा चुका है। इसका उत्तर है सी राजगोपालाचारी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी के सालेम जिले के थेरापल्ली गांव में जन्मे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, लेखक और वकील थे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी तमिलनाडु कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। बाद में वे तमिलनाडु कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी बने।
और वर्ष 1930 में जब गुजरात में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान दांडी मार्च किया, उस दौरान चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु के तंजौर के नागपट्टनम के पास तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा करके वेदारण्यम में नमक कानून तोड़ा, जिसके कारण सरकार ने मतलब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया। देखिए बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं 2000 के बाद के जो यूपी पीसीएस में पहले पूछे गए और एग्जैक्ट सीधा सीधा उठा के उनको यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। वर्ष 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम यानी ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? किसका उपबंध करता है 1929 का ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट? अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। ठीक है, अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। तो व्यापार विवाद अधिनियम 1929 ने एक अधिकरण की स्थापना की जिससे श्रमिक विवादों का समाधान निकाला जा सके। सार्वजनिक सेवाओं में उस समय तक हड़ताल नहीं की जा सकती थी जब तक प्रत्येक श्रमिक लिखित रूप से 1 महीने की पूर्व सूचना प्रशासन को ना दे दे। ठीक है, लिखित रूप से, वो भी 1 महीने पहले। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? यह प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग समय पर पूछा गया है। स्टेट पीसीएस में मतलब यूपी पीसीएस में ही पूछा गया है। यूपीएससी ने भी अभी हाल ही में किया पिछले 2-3 वर्षों में। और इसका उत्तर है साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए उसका विरोध किया जा रहा था। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की गई थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे और यही कारण थे कि इसे श्वेत कमीशन कहा गया, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इस कमीशन का विरोध किया गया और साइमन कमीशन की घोषणा की गई थी 8 नवंबर 1927 को। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी? बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी? किसानों के समस्त ऋणों को रद्द करना? नहीं। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना तथा कृषि और दास्ता का अंत करना? नहीं। भू स्वामित्व किसानों को प्रदान करना? नहीं। इतना नहीं चाहते थे, बस थोड़ा सा चाहते थे किसान कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम कर कर मतलब 50% कम कर कर 50% से हटाकर 1/3 करना। ठीक है, 1/3 कर देना। तो तेभागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था। यह आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था। मैच करने के लिए पूछ सकता है तेभागा डैश किसान आंदोलन, तो करेक्ट। ठीक है, देखिए जिसमें किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया और यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध वटाईदारों का आंदोलन था, यानी जमींदारों के विरुद्ध वटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे कंपाराम सिंह और भवन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 अगर आपने पढ़ा हो तो याद होगा, क्यों प्रसिद्ध है इतिहास में? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का एक संकल्प पारित किया था और इस अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था। इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था। बताइए कौन सा करेक्ट है? देखिए पहला तो करेक्ट है ही है। 1929 का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज्य की मांग, अध्यक्षता किसने की थी इस अधिवेशन की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चूँकि पहला हमारा करेक्ट है तो उत्तर या तो ये होगा या ये होगा जिसमें एक है। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, इसमें एक नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। दूसरा वाला गलत है क्योंकि 1907 में हुआ था कांग्रेस का नरम दल गरम दल में विभाजन, 1916 में वो सुलझा लिया गया था, 1929 में नहीं। हटा दो इसको। और इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए संकल्प भी पारित नहीं किया गया था, गलत है ये भी, तो ये भी कट जाएगा, केवल एक ही इसका आंसर हो जाएगा। तो 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को पूरी तरह से निरस्त घोषित कर दिया और जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और राजाओं, नरेशों या उस व्यवस्था में मेरा कोई विश्वास नहीं है जो आधुनिक औद्योगिक सम्राट उत्पन्न करती है। अब देखिए 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर अलग से प्रश्न पूछा गया है। अपार जनसमूह के मध्य नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया। ठीक है, कब फहराया ये भी याद रखना।
31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को। इस अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ कहा था। क्या कहा था? ब्रिटिश सत्ता के सामने अब अधिक झुकना मनुष्य और ईश्वर दोनों के लिए अपराध है। इसी से 3-4 प्रश्न बना बनाकर एग्जामिनर ने पूछे हैं, पहले एग्जाम में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 1932 में महात्मा गांधी ने मरणपर्यंत उपवास इसलिए किया था क्यों किया था महात्मा गांधी ने 1932 में? क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी थी, इसलिए। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय या अधिनिर्णय की घोषणा की। सांप्रदायिक निर्णय उपनिवेशवादी शासन की फूट डालो और राज करो नीति का एक और परिणाम था। देखिए, गांधी जी ने सांप्रदायिक निर्णय को राष्ट्रीय एकता और भारतीय राष्ट्रवाद पर प्रहार के रूप में देखा। उनका मानना था कि यह हिंदुओं और दलित वर्ग दोनों के लिए खतरनाक है। उनका कहना था कि दलित वर्ग की सामाजिक हालत सुधारने के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए अनशन पर बैठ के गांधी जी कुछ नहीं खा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? कौन था इनमें पेशे से एक शिक्षक? A.N. सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद या जे बी कृपलानी। तो जे बी कृपलानी अर्थात पूरा नाम क्या है इनका? जीवट राम भगवान दास कृपलानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणवादी और राजनेता थे। उन्हें सम्मान से आचार्य कृपलानी कहा जाता था। जे बी कृपलानी की शिक्षा सिंध और बम्बई के विल्सन कॉलेज में आरंभ हुई। उन्होंने एमए तक की शिक्षा जो है पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से प्राप्त की, जिसकी स्थापना की थी लोकमान्य तिलक और उनके साथियों ने। अब देखिए, जे बी कृपलानी ने एक शिक्षक के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन आरंभ किया। कृपलानी 1912 से लेकर 1917 तक बिहार के मुजफ्फरपुर कॉलेज में अंग्रेजी और इतिहास के प्रोफेसर रहे। तो शिक्षक थे पेशे से ये। ऊट पटांग प्रश्न है, लेकिन ये अगर पूछा गया तो एग्ज़ाम में, ठीक है, कौन पेशे से क्या था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में 1928 की नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट क्या भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करती है या अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन की मांग करती है? संयुक्त निर्वाचन लिखा है, ठीक है, पृथक नहीं है। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान करती है क्या? बिल्कुल, 1928 की नेहरू रिपोर्ट डोमिनियन स्टेटस की बात करती है, लेकिन मौलिक अधिकारों का प्रावधान की बात करती है, ये सही है। तो पूर्ण स्वराज्य तो होगा नहीं, औपनिवेशिक यानी डोमिनियन चाहती थी। दूसरा वाला भी सही है। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन की मांग करती है। पृथक निर्वाचन होता तो दूसरा भी गलत हो जाता। क्या पहले से कट पाएगा पूरा स्टेटमेंट? ये गया, ये गया, ये गया, बिल्कुल 2 और 3। तो एक एक अगर बुलेट पॉइंट भी याद है आपको, ठीक है, तब भी बहुत सारे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए, भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाना और उसका स्थान ब्रिटिश शासन के अंतर्गत अन्य उपनिवेशों के समान होना, ऐसा था नेहरू रिपोर्ट में। केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना होनी चाहिए, एक प्रावधान ये था। भारत के गवर्नर जनरल को लोकप्रिय मंत्रियों के परामर्श पर और संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करना चाहिए, एक प्रावधान ये था। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र हों और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान हो। ये सब मांगे थी। प्रारंभिक मुख्य दोनों परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में नीचे 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। लोगों को नमक बनाने का अधिकार मिल गया और इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया था क्या गांधी जी ने? 5 मार्च 1931 गांधी और अरविंद के बीच एक समझौता हुआ था, जिसको गांधी अरविंद समझौता कहते हैं। बिल्कुल दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 में एक समझौता हुआ, जिससे इतिहास में गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार मिल गया भारतीयों को, तथा विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर धरना देने का भी अधिकार मिल गया उनको। और इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया, अंग्रेजों के कहने पर। बुलेट पॉइंट याद रखिएगा तीनों को।
13वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया, किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो वही 1929 का लाहौर अधिवेशन है। ठीक है, पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, सम्मेलन अधिवेशन की जगह सम्मेलन लिख दिया। तो पंडित नेहरू है इसका उत्तर। तो 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पूर्ण स्वराज्य का संकल्प इसमें पारित किया गया था। नेहरू ने कहा था, हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है और हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की डेट बता दीजिए, कब हुआ था? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तीनों के तीनों लंदन में हुए, यानी इंग्लैंड में। 1930 में पहला, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। तो 32 में का दूसरा 31 में हुआ होगा, तो 30 को हटा दीजिए। 31 में कब? 9 सितंबर 1931 या 7 सितंबर 1931? 7 सितंबर 1931। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था, और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था। यह सम्मेलन भी पहले सम्मेलन की तरह लंदन में ही था, और यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। लंदन से वापस आकर गांधी जी ने पुनः जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, इन दोनों ने, या इनमें से कोई भी नहीं? बताइए। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर? नहीं, एनी बेसेंट भी थी, सी है इसका आंसर, ए और बी दोनों। तो 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ। महात्मा गांधी जी एस राजपूताना नामक जहाज से 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुंचे, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, याद रखिएगा, जिसमें कांग्रेस कार्य समिति सदस्य सरोजिनी नायडू भी भाग लेने गई थी, और इनके साथ एनी बेसेंट भी थी। इन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया।